दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य के कानून मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं जब किरोड़ी लाल मीणा जी से कभी भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी पिछले सरकार में। एक तरफ तो सीएम साहब ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने भर्ती हमारे वजह से हुई है, और वो कह रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं हुई है। न्याय और अन्याय के बीच फंस गई है एसआई भर्ती 2021 की भर्ती परीक्षा, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुनाया तो एक और अभ्यर्थी जश्न मना रहे थे, तो दूसरी ओर आज अभ्यर्थी सरकार से गुहार भी लगा रहे थे। तो हमारे साथ हैं इसी पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए एडवोकेट हरिंदर नील, जो कि अभ्यर्थियों की तरफ से इन्होंने केस लड़ा। 40 सुनवाई के बाद ये राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि एसआई भर्ती की 40 सुनवाई जब हो रही थी, कई बार ऐसे चैलेंजेस आते होंगे कि आप जब निकलते होंगे तो निराशा हाथ लगती होगी और लगता भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी रैंडमली फैसला आ जाएगा। तो कैसा क्या रहा, किस तरीके से आप लोग लड़े? देखिए, बहुत लंबी सुनवाई थी। पिछले साल अगस्त में ये याचिका दाखिल हुई थी और ठीक 1 साल बाद इसमें फैसला सुरक्षित रखा गया था, और काफ़ी हमारे पास चैलेंजेस थे। सरकार से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता, और सरकार ने ही हमारा काम आसान बनाया। जो हमें एसओजी रिपोर्ट्स और जो पूरी भर्ती रद्द हुई है, उसमें जो मेन कारण रहा वह एसओजी रिपोर्ट का रहा, और जो जो पुरानी रिकमेंडेशंस थी कैबिनेट कमेटी की और जो एजी साहब की रिकमेंडेशंस थी, उन्हीं की वजह से ये निर्णय आया है। एक ऐतिहासिक निर्णय है, इस पे हमने बहुत मेहनत करी है। हमने पूरा इसमें हमारा जो पूरा हार्ड वर्क इसमें करा है। हमारे जो आदरणीय सीनियर एडवोकेट हैं आरपी सिंह जी, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो एक टीम वर्क के साथ हमने काम करा, और मुझे लगता है कि ये टीम वर्क का ही नतीजा है कि एक शानदार फैसला हमारे सामने है। टीम में कितने क्या लोग थे? आप लोगों ने किस तरीके से डिसीजंस लिए? टीम में काफी अनेक लोग थे, और सबसे विचार विमर्श करके हम डिसीजन लेते थे, और सबकी सहमति से। और उसमें जो जूनियर वकील होते हैं उनकी भी बात सुनी जाती है, और एक कंबाइंड डिसीजन था, और काफी अच्छी हमें इसमें सफलता मिली। मैं पूरी टीम और जो भी हमारे, और भी जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, काफी लोगों से हमें इसमें मदद मिली। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला है और एक साहसिक फैसला है। इस जो निर्णय की जो गूंज है, पूरे संपूर्ण देश में गूंज रही है। हाँ, उसी गूंज में एक और हम देख रहे हैं कि अभ्यर्थी जश्न मना रहे हैं। और आज सुबह की बात करें तो आज सुबह ही मैंने देखा कि बच्चे जो अभ्यर्थी थे थानेदार बन गए थे, उनको ऐसा लगता था, तो वो आज कह रहे हैं कि हमें अब निर्दोष हैं, हम क्या करें अब? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी फर्जी हैं। ऑब्वियसली कोर्ट ने भी माना है कुछ चयनित सही भी हैं, और हमारी भी संवेदनाएं और उनके साथ है। लेकिन मामला केवल उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। एक ये भ्रष्टाचार का मामला है, जनहित का मामला है। ये कोई एक मामूली पोस्ट नहीं है, क्लर्क की पोस्ट भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ही बढ़कर कानून व्यवस्था को संभालने वाली पोस्ट है। जनहित का मामला था, लार्ज स्केल पे इसमें इरेगुलरिटीज थी, इसमें भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुए, डमी कैंडिडेट हुए। जो इस दुनिया में जो चीज पेपर की इरेगुलरिटी के संदर्भ में हो सकती है, सारी चीजें हुई। तो ये कहना कि भर्ती रद्द नहीं हुई, ये हमारे साथ अन्याय है। आप ये भी सोचिए, बाकी लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और कितने लोग पकड़े जा सकते थे, एविडेंस मिटा दिए गए हैं। तो एक संपूर्ण चीज को देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल सटीक फैसला है, और ये ही फैसला आगे तक टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट तक भी यही फैसला टिकेगा। वो लोग डबल बेंच में जाने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम न्याय लेंगे, लेकिन उनके ऊपर किसी का कोई हाथ नहीं। तो क्या लगता है कि मामला कैसे क्या होगा आगे? देखिए, जब हमने भी लड़ाई लड़ी, हमारे ऊपर भी किसी का हाथ नहीं था। अ, ये लड़ाई अकेले ही लड़ी जाती है। पहले जो हमारे अभ्यर्थी थे वो तनाव में थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आज वो तनाव में है। तो मुझे लगता है चोट दोनों तरफ हुई है, और जनहित का मामला था, कोर्ट ने जनहित को देखा है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इतनी ज्यादा धांधली कोई भी कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। एक सही निर्णय है, और यही निर्णय मैं आपको बार बार कह रहा हूँ टिकेगा, और यही निर्णय अप्रूव होगा। मुझे पता है कई लोगों को इससे इनकन्वीनियंस है, कुछ गलत हुआ है कुछ लोगों के साथ, लेकिन यही निर्णय टिकेगा, ये मैं आपको आज भी कह रहा हूँ। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जोधपुर में, तो वहां सत्ता पक्ष के मंत्री कह रहे हैं जोगाराम पटेल की अभी इस भर्ती का अवलोकन चलेगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन पीरियड पर है और अभी ये भर्ती रद्द नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल गलत है।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य के कानून मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं जब कोर्ट ने स्पष्ट कराया है कि जो इन्होंने 28/6/2025 को रिकमेंडेशन करी थी, जिसमें जो तीसरी रिकमेंडेशन थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि अभी भर्ती को रद्द करना इस स्टेज पर प्री मैच्योर होगा। कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट कर दिया है और कोर्ट ने बोला है कि अभी भर्ती रद्द होती है। इसके साथ ही साथ कभी भी न्यायपालिका खुद कोई कार्य नहीं करती है, वो निर्देशित करती है सरकार को कि आपको यह चीज करना है। तो पैरा 134 में उन्होंने निर्देशित कर दिया है सरकार को कि आप एक डिटेल्ड अनुशंसा आरपीएससी को देंगे, उसमें रिपोर्ट होगी सारी और उस अनुशंसा में लिखा जाएगा कि भर्ती रद्द करें। फिर उसके पश्चात आरपीएससी एक विज्ञप्ति निकालेगी, प्रेस नोट या विज्ञप्ति, जिसमें लिखा जाएगा कि ये जो भर्ती है रद्द करी जाती है। फिर आरपीएससी के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो 2021 की जो विज्ञापन है उसी के तहत लिखित परीक्षा कराया जाए, या जो 2025 का विज्ञापन है उसमें 2021 के पद समायोजन कर लिए जाए और एक नया विज्ञापन निकाला जाए। एक ऐसा बयान देना जब पिछले दिन जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी, वो कह रहे थे कि हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करी है तो इसका आधार हमारी एसओजी की रिपोर्ट है। तो एक तरफ तो सीएम साहब ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने भर्ती हमारे वजह से हुई है, और वो कह रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं हुई है। तो ये तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? मुझे लगता है ये एक ईर्ष्या भी हो सकती है। किरोड़ी लाल मीणा जी को जो श्रेय मिल रहा है, हनुमान बेनीवाल साहब को जो श्रेय मिल रहा है, तो इससे सरकार देना नहीं चाहती। लेकिन ये तुच्छ राजनीति नहीं करनी चाहिए। न्यायपालिका स्पष्ट आदेश है, अगर आप नहीं मानते वो आपकी मर्जी, उसकी हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन पब्लिक में ये कह देना कि भर्ती रद्द नहीं हुई है, आप ये भी तो कह सकते थे हाँ भर्ती रद्द नहीं हुई है लेकिन हमें निर्देशित करा गया है कि हम भर्ती रद्द करें। आपने यह बात क्यों नहीं कही? तो केवल आधी बात बोलना, पब्लिक को भ्रमित करना, जब आपके ही मुख्यमंत्री ने कल कहा कि भर्ती रद्द हमारी रिपोर्ट पे हुई है, और आज ये कह देना, एक ये लोगों के साथ विश्वासघात है। कभी कानून मंत्री पहले ये कहते थे कि हम जल्द गुड न्यूज देंगे, उन्होंने कितनी अच्छी गुड न्यूज दी, पूरे राज्य के लोगों ने देखा है। तो ऐसा कह देना और ऐसा बोल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की जनता सब देख रही है, और मुझे लगता है कि गलत बयान था। वो कानून मंत्री हैं, कोई सामान्य पद पे नहीं है, उन्हें सोच समझ के कुछ भी बयान देना चाहिए। सरकार के दूसरे मंत्री की बात करें, किरोड़ी लाल मीणा की, तो कुछ युवा उनके पास भी गए थे कि आपने आंदोलन की शुरुआत की थी, तो आप जब लड़ाई लड़ रहे थे तो किसी तरह की कोई बातचीत हुई थी क्या आपकी उनसे? जी, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। मेरी किरोड़ी लाल मीणा जी से कभी भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी पिछले सरकार में, और वो पूरे उन्होंने सड़क से लेके हर जगह तक इस मुद्दे को उठाया। उसके पश्चात जब सरकार बनी तो उनके एक सीमाएं होती हैं, वो सरकार के खिलाफ ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन समय समय पे उन्होंने निजी बयान जरूर दिए कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। ये उनका निजी विचार था। उसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि जब हनुमान बेनीवाल जी का भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। उन्होंने 1 लाख लोगों की यहाँ रैली करी और एक पब्लिक परसेप्शन बना। तो दोनों ही नेताओं का हमारी नजर में समान योगदान है। दोनों ने ही इसमें बहुत उल्लेखनीय इसमें जो संघर्ष करा, इसको सदियों तक याद रखा जाएगा। उसके साथ ही साथ कई बेरोजगार नेताओं ने भी इसमें बहुत अच्छा संघर्ष करा, और मुझे लगता है एक सामूहिक इसमें लड़ाई थी। लेकिन अब ये लड़ाई सामूहिक लड़ाई तो थी, लेकिन अब ये लड़ाई क्रेडिट की लड़ाई हो गई है, और कई सारे पोस्ट जो है मैं देख रही हूँ वायरल हो रहे हैं, उसमें आपका भी फोटो है, हनुमान बेनीवाल का भी है और किरोड़ी लाल मीणा का है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, क्रेडिट दोनों नेताओं को जाता है, और मुझे लगता है दोनों नेता शानदार नेता है, राजस्थान के हर मुद्दे को उठाते हैं। दोनों नेताओं को क्रेडिट जाता है। हनुमान बेनीवाल जी ने ऐतिहासिक रैली करी, 1 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पे करी, और वो कभी आंदोलन से उठे नहीं, उनका धरना चल रहा था। एक सम्मानीय नेता है, बहुत शानदार नेता है, जहां भी जाते हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान के कुछ एकमात्र नेताओं में है जिनकी इतनी पॉपुलैरिटी है राजस्थान में, और शानदार कार्य हुआ है। और हमने भी न्यायिक प्रक्रिया में जो भी हमसे बन पाता था हमने करा, और एक ऐतिहासिक जजमेंट आया है। है। अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ तक पहुंचे इस मुकाम तक कि बच्चों को, अभ्यर्थियों को आपसे एक उम्मीद जगी। तो किस तरीके से आपने संघर्ष किया, पढ़ाई लिखाई की? क्योंकि अभी मैं जब आपके घर के ओर घुस रही थी तो जो बोर्ड लगा था उसमें लिखा था कि आप लंदन से आपने अपनी पढ़ाई की, तो उसको लेकर आप क्या बताएंगे? मैम, मैं एक सामान्य से परिवार से आता हूँ। मेरे दादाजी किसान परिवार से थे, वह खेती करते थे। उसके पश्चात मेरे पिताजी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर थे आरसीडीएफ में। उन्होंने बहुत संघर्ष जीवन से हमें पढ़ाया और हमें एक अच्छी शिक्षा दी।
मैंने फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला से मेरा अध्ययन करा। उसके पश्चात मैं वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट था और फिर मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ाई करी और वहाँ मैंने एलएलएम की जो डिग्री है अर्जित करी। उसके पश्चात मैंने देश की सबसे अच्छी लॉ फर्म से में भी काम करा और फिर जो कांग्रेस पार्टी और सीनियर एडवोकेट हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ उनके साथ काम करा। मुझे जो हमारे भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, उनसे भी मुझे फाइनेंशियली हेल्प मिली थी जब मैं बाहर गया था, उन्होंने भी मेरी मदद करी थी। और फिर मुझे लगा कि राजस्थान में आके लोगों की मुझे वकालत करनी चाहिए। फिर मैंने ये कदम चुना कि मुझे राजस्थान में लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो आपने अभी जगदीप धनखड़ का नाम लिया, तो आपके कांटेक्ट में अभी भी है क्या? जी, वो नहीं है कांटेक्ट में, लेकिन जब मिलना होता है तो यानी लास्ट टाइम कब मिले थे आप? मैं 7-8 महीने पहले। फिर तो अच्छा रिश्ता होगा। जी। और मतलब आपने लंदन जाने का ही क्यों सोचा और कैसे मतलब आपको लगा कि मुझे एलएलबी करनी चाहिए फिर एलएलएम करना चाहिए? पहले मैं श्योर नहीं था, लेकिन मुझे पापा ने काफ़ी समझाया और काफ़ी मित्रों से मिलाया, तो मुझे लगा कि अच्छी फ़ील्ड है, जा सकते हैं, इसमें भी अच्छा करियर बन सकता है। पहले इंजीनियरिंग का ख़्याल था, फिर मैंने भारत में पढ़ाई करी और फिर मुझे लगा कि बाहर का भी थोड़ा एक्सपोज़र होना चाहिए और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली और दुनिया की जानी-मानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से मुझे अध्ययन करने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि मौका मुझे चूकना नहीं चाहिए और वो मेरा फ़ैसला सही था, जहाँ वो एक्सपोज़र मिला, वह मैं अब काम में भी ले रहा हूँ। अच्छा, अभी तक आप कितने केसेस लड़े जो कि जिसमें आपको सफलता मिली और आपको लगा कि हाँ, एक के बाद एक मोटिवेशन कहते हैं ना? ऐसा नहीं है मैम, अधिकतर केस आप जीतते भी हैं, हारते भी हैं, ये चलता रहता है, हमें लड़ना होता है, हर दिन हम कोर्ट में लड़ते हैं और हर दिन हमारी बहस होती है और हम लड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जीतने के लिए लड़ते हैं या हारने के लिए, हम अच्छी पैरवी करें और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो क्लाइंट होता है उसको न्याय मिले। तो यूँ कहें कि एसआई भर्ती का जो केस था वो सबसे चर्चाओं में रहने वाला था। मुझे लगता है कि सबसे चर्चित मामला था राजस्थान का और न्याय मिला है, अच्छा जजमेंट आया है, बहुत साहसिक फैसला है और इसका जो इस फैसले को काफ़ी लंबे समय तक याद करा जाएगा और ये निर्णय आरपीएससी के अंतर्गत जो भी धांधलियाँ होती है, उस पे भी रोक लगा सकता है और मुझे लगता है अब आरपीएससी या कोई भी जो गैंग मेंबर्स होते हैं पेपर लीक के, वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कहीं न कहीं ये बात उजागर होगी तो बहुत अच्छा नहीं होगा। हाईकोर्ट ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली मेंबर सब पे एक तरीके से उंगली उठाई है। जी, बिल्कुल उँगली उठाई है और बहुत मुझे लगता है बहुत ही अच्छा निर्णय है। इवन जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं देश के, उनकी जो पत्नी है वो कभी मोदी जी की बुराई करते हैं, कभी राहुल जी की, कभी उनके लिए अच्छा बोलते हैं, कभी उनके लिए इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हैं पब्लिक के सामने कि मैं कितना अच्छा हूँ। उनको अपने घर में भी देखना चाहिए, यानी ये क्या हो रहा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इससे रिफ़ॉर्म आएगा सिस्टम में। एक अंतिम सवाल है मेरा कि अब उन यथावत जो बच्चे चाहते हैं कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि यथावत हो भर्ती, अगर वो डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अगर ये मामला पलट जाता है तो आप क्या पलटेगा तो मुझे लगता नहीं पलटेगा और अगर होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे या वो जाएँगे। ये एक न्यायिक प्रोसेस है, सबको अधिकार है, वो जाएँगे ऑब्वियसली और उसके बाद अगर हमारे फ़ेवर में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे फ़ेवर में आएगा, अगर वो हमारे नहीं आता तो हम जाएँगे। एक प्रोसेस है, उसको फ़ॉलो करना होगा। सुप्रीम कोर्ट किसी भी हालत में इतनी धांधली को बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। इसमें बंगाल भर्ती से ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, ज़्यादा धांधली हुई है, ज़्यादा इसमें पेपर लीक था और इसमें छँटनी करना असंभव था, इसलिए ही कोर्ट को कंक्लूजन पे आना पड़ा कि इसको भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। अच्छा, जैसे ही ये फैसला आया था, तो आपके अभ्यर्थियों से बात हुई होगी, मिलने आए होंगे, वो जश्न का माहौल था क्योंकि हमने देखा था आप शहीद स्मारक पर भी थे। जी, सब भावुक थे और सब इमोशनल थे, लंबी लड़ाई थी और मुझे लगता है कि किसी के हम सब पेरेंट्स का कॉल आया आपके पास ऐसा कुछ? जी नहीं, लेकिन एक अच्छी लड़ाई थी और एक भावनात्मक लड़ाई थी और मुझे लग रहा है लार्जर पिक्चर को देखना चाहिए और जनहित का मामला था। मेरी किसी भी जो सही अभ्यर्थी था जिसकी नौकरी गई गई है, उससे मेरी कोई निजी द्वेषता नहीं थी। एक सामूहिक और एक जनहित को लेके ये मामला उठा था और उनका भी हित देखना चाहिए उन्हें, जिनको नौकरियाँ नहीं मिली, जो बिल्कुल बॉर्डर पे रह गए, जो इतने फर्जी इतने जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ जिससे वो रह गए, इन चीज़ों को भी उनको देखना चाहिए। मैं भी उनके लिए बुरा मेरे को भी लगता है, लेकिन ठीक है, एक जनहित का मामला था और एक सही और सटीक निर्णय दिया है कोर्ट ने। अच्छा, हनुमान बेनीवाल की लड़ाई की जीत हुई है और आप भी मिलते रहते हैं उनसे, तो जैसे ये फैसला आया था तो आपकी उनसे कोई बात वगैरह हुई थी?
जी नहीं, मैं 1-2 बार पहले मिला हूँ, यानी वो हमारे ही समाज से आते हैं। सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट देखा। वो हमारी समाज से आते हैं, तो एक हमारा आदरणीय है, बहुत अच्छे नेता हैं और बेबाक अपनी बात रखते हैं। और मुझे लगता है कि राजस्थान में कुछ गिने-चुने नेता हैं जिनकी इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी है और काफ़ी अच्छा उन्होंने कार्य करा है। देखिए, तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट हरिंदर नील जी, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं की तरफ से केस लड़ा और फिलहाल ये केस का जो फैसला है वो आ ही गया और आप सबको पता ही होगा और पूरी तरीके से तैयार है कि आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ता है तो हम जाएंगे। फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि जाना पड़ेगा।